ट्रक तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था। आरोही ने डर के मारे कार का डैशबोर्ड कसकर पकड़ लिया। आरव आरव ने बिना घबराए पूरी ताकत से स्टीयरिंग दाईं ओर घुमा दिया। कार ट्रक से कुछ इंच की दूरी पर फिसलती हुई निकल गई। पीछे से आ रही काली एसयूवी अपना संतुलन खो बैठी और सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। आरव ने कार नहीं रोकी। वह सीधे शहर से बाहर एक पुराने फार्म हाउस की ओर निकल गया। लगभग 20 मिनट बाद कार एक सुनसान जगह पर रुकी। आरोही अभी भी सदमे में थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, आखिर ये लोग कौन हैं? मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि उनका असली निशाना तुम हो। फिर वे मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाकर वे ऐसा कर सकते हैं। आरोही हैरान रह गई। लेकिन मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। उसी समय शहर के एक पुराने गोदाम में काली एसयूवी का मालिक गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा है। वह अपने आदमी से कहता है, एक छोटी सी लड़की को भी नहीं रोक पाए। सर, आरव बीच में आ गया था। वह रहस्यमयी आदमी धीमे से हंसा। कोई बात नहीं। अब खेल दिल का नहीं, दिमाग का होगा। उसने मेज पर रखी एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में आरव था और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची। उस आदमी ने तस्वीर को देखते हुए कहा, इस बार मैं उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीनूंगा। शाम आरव आरोही को सुरक्षित उसके घर छोड़ने पहुंचा। आरोही कार से उतरने लगी, लेकिन फिर रुक गई। आज अगर आप समय पर नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। धन्यवाद, आरव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा। अब से अकेले कहीं मत जाना। आरोही ने सिर हिला दिया। दोनों की नजरें मिलीं और पहली बार उनके बीच भरोसे की एक छोटी सी डोर जुड़ गई। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी ओर खड़ा एक व्यक्ति दूरबीन से दोनों को देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला और सिर्फ एक मैसेज भेजा, प्लान बी शुरू करो। उस मैसेज के भेजते ही कहानी एक और बड़े तूफान की ओर बढ़ने लगी। रात के ठीक 12:07 बजे पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। अचानक डोरबेल बजी। टिंग टोंग। आरोही की नींद खुल गई। उसने घड़ी की ओर देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने एक काला गिफ्ट बॉक्स रखा था। उस पर सफेद रंग से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आरोही घबरा गई। उसने बॉक्स उठाया और अंदर ले आई। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसके हाथ कांपने लगे। अंदर एक पुरानी चांदी की चेन थी, साथ में एक मुड़ा हुआ कागज। उस पर लिखा था, यह चीज उस इंसान को दिखाना जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। वह इसे देखते ही सब समझ जाएगा। अगली सुबह आरोही सीधे ऑफिस पहुंची। उसने बिना किसी से कुछ कहे आरव के केबिन का दरवाजा खटखटाया। मैं आई कम इन सर? हाँ, आइए। आरोही ने चेन और वह कागज मेज पर रख दिया। आरव ने जैसे ही चेन देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गया।
कई वर्षों बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरोही ने हैरानी से पूछा, आप इस चेन को जानते हैं? आरव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह मेरी छोटी बहन अन्या की है। लेकिन यह आपके पास कैसे नहीं थी? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 10 साल पहले मेरी बहन अचानक गायब हो गई थी। उस दिन के बाद उसका कोई पता नहीं चला और यह चेन भी उसी दिन गायब हो गई थी। आरोही स्तब्ध रह गई। उसी समय कबीर तेजी से कमरे में आया। सर, सिक्योरिटी ने सीसीटीवी फुटेज निकाली है। क्या मिला? जिस आदमी ने रात को पार्सल रखा, उसका चेहरा कैमरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके हाथ पर एक सांप का टैटू है। आरव तुरंत खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं इस निशान को पहचानता हूं। यह उसी गिरोह का निशान है जिसने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही। यह एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो वर्षों से अंधेरे में छिपा था। आरव कुछ देर तक उस चांदी की चेन को हाथ में पकड़े खड़ा रहा। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। आरोही पहली बार आरव के चेहरे पर इतना दर्द देख रही थी। कबीर ने धीरे से पूछा, सर, क्या आप ठीक हैं? आरव ने गहरी सांस ली। आज तक मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजर खिड़की के बाहर चली गई। 10 साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। मेरे माता पिता जिंदा थे। मेरी छोटी बहन अन्या पूरे घर की जान थी। वह हमेशा कहती थी, भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। आरव की आवाज भर्रा गई। एक दिन हम सब एक मेले में गए थे। बहुत भीड़ थी। अन्या मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मैंने उसका हाथ छोड़ा और जब पीछे मुड़कर देखा, वह वहां नहीं थी। आरोही की आंखें नम हो गईं। आरव आगे बोला, हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पूरे शहर में उसे खोजा। महीनों तक तलाश की, लेकिन अन्या कभी नहीं मिली। कुछ समय बाद मेरे माता पिता भी इस सदमे को सह नहीं पाए। एक सड़क हादसे में मैंने उन्हें भी खो दिया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आरोही ने धीरे से कहा, मुझे अफसोस है। आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मैंने उसी दिन फैसला किया था कि मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि कोई मुझसे मेरा अपना कभी न छीन सके। उसी समय कबीर का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की और उसका चेहरा गंभीर हो गया। सर, हमारे सिक्योरिटी विभाग से खबर आई है। क्या हुआ? जिस आदमी के हाथ पर सांप का टैटू था, वह आज सुबह शहर के पुराने बंद पड़े शिवगढ़ वेयरहाउस के आसपास देखा गया है। आरव तुरंत खड़ा हो गया। कबीर, गाड़ी निकालो। आरोही भी उठ खड़ी हुई। मैं भी चलूंगी, आरव ने सख्ती से कहा। नहीं, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, आरोही ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया। अगर यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ है, तो सच जानने का हक मुझे भी है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन जो मैं कहूंगा वही करना। तीनों कार में बैठकर पुराने वेयरहाउस की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि कोई पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था। वेयरहाउस के अंधेरे कमरे में एक रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया और बोला, स्वागत है, आरव।
10 साल बाद फिर से खेल शुरू करते हैं। पुराना शिवगढ़ वेयरहाउस। शाम के लगभग 6 बजे। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा की आवाज पूरे गोदाम में गूंज रही थी। चारों तरफ धूल, जंग लगे लोहे के कंटेनर और घना सन्नाटा था। आरव, आरोही और कबीर धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। आरव ने धीमी आवाज में कहा, सावधान रहना। मुझे लग रहा है कि हम पर नजर रखी जा रही है। आरोही ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। तभी ऊपर लगी पुरानी स्पीकर सिस्टम से अचानक किसी की आवाज गूंजी। स्वागत है आरव। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने आओ। जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी। इतनी जल्दी नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। अचानक गोदाम की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। आरोही घबरा गई। आरव। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। घबराओ मत, मैं यहीं हूं। कुछ ही सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जल उठी। सामने जमीन पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उस पर लिखा था, अगर सच जानना है तो इसे खोलो। कबीर ने सावधानी से बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, एक बच्चों का खिलौना और एक तस्वीर थी। आरव ने तस्वीर उठाई। उसे देखते ही उसकी सांसें थम गईं। तस्वीर में वह, उसकी छोटी बहन अन्या और उनके माता पिता मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तस्वीर के पीछे लाल स्याही से लिखा था, अन्या जिंदा है। आरोही ने हैरानी से आरव की ओर देखा। क्या यह सच हो सकता है? आरव की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। उसी क्षण गोदाम के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। धाय, धाय। कबीर चिल्लाया। सर, हमें यहां से अभी निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर पहुंचते, गोदाम का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। वे तीनों अंदर फंस चुके थे और ऊपर लगी स्क्रीन पर एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब असली खेल शुरू होगा और इस खेल में जीतने वाला सिर्फ एक होगा। गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आरोही ने घबराकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। कबीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सर, लगता है यह सब पहले से प्लान किया गया था। आरव ने शांत स्वर में कहा। हाँ, और जिसने भी यह जाल बिछाया है वह हमें मारना नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम कुछ देखें, कुछ समझें। तभी उसकी नजर उस पुरानी डायरी पर गई। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। लेकिन याद रखना, हर सच इंसान को आजाद नहीं करता, कुछ सच जिंदगी बर्बाद भी कर देते हैं। आरोही और कबीर ध्यान से सुन रहे थे। आरव ने अगला पन्ना पलटा। उसमें एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त, 10 साल पहले। नीचे लिखा था, आज हमने उस बच्ची को सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचा दिया। अब कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन आदेश मिला है कि उसकी असली पहचान हमेशा छिपाकर रखनी होगी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब? आरोही ने धीरे से कहा, अन्या उस दिन मरी नहीं थी। उसे कहीं ले जाया गया था। उसी समय गोदाम में लगे पुराने स्पीकर से फिर वही आवाज गूंजी। शाबाश आरव,
तुम सही रास्ते पर हो। आरव गुस्से में चिल्लाया। कौन हो तुम? सामने आओ। आवाज हंसने लगी। इतनी आसानी से नहीं। पहले अगली परीक्षा पास करो। अचानक गोदाम की एक दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। अंदर घना अंधेरा था। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सच इसी रास्ते के अंत में है। कबीर ने टॉर्च जलाई। सर, यह जाल भी हो सकता है। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर अन्या तक पहुंचने का एक भी मौका है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरोही ने बिना झिझक कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तीनों उस अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ने लगे। कुछ ही कदम चले थे कि अचानक पीछे की दीवार जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई। अब लौटने का रास्ता भी खत्म हो चुका था। सामने से किसी बच्ची की धीमी आवाज सुनाई दी, भैया, मुझे बचा लो। आरव के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अन्या। लेकिन क्या वह सचमुच अन्या की आवाज थी, या किसी ने फिर एक नया जाल बिछाया था? सुरंग के भीतर चारों ओर घना अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक पहुंच पा रही थी। हवा में नमी थी और हर कदम की आवाज दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ जाती थी। आरव अचानक रुक गया। उसने फिर वही आवाज सुनी, भैया, मुझे बचा लो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिना कुछ सोचे उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। सर, रुकिए, कबीर ने पीछे से आवाज लगाई। लेकिन आरव किसी की सुनने की हालत में नहीं था। आरोही भी उसके पीछे दौड़ी। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता बाईं ओर जाता था, दूसरा दाईं ओर। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, एक रास्ता सच तक जाता है, दूसरा मौत तक। तीनों कुछ पल के लिए रुक गए। कबीर ने कहा, सर, यह हमें अलग करने की चाल भी हो सकती है। आरव ने दीवार को गौर से देखा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से चांदी के लॉकेट पर पड़ी। वह झुककर उसे उठाता है। लॉकेट के पीछे खुदा था, ए। आरव की आंखें भर आईं। जब अन्या 5 साल की थी, मैंने उसे उसके जन्मदिन पर ऐसा ही लॉकेट दिया था। आरोही ने धीरे से पूछा, क्या इसका मतलब वह सच में यहां कभी आई थी? आरव ने सिर हिलाया। या फिर कोई चाहता है कि मैं यही सोचूं? उसी समय सुरंग के अंदर तेज धमाका हुआ। धड़ाम। पीछे का रास्ता पत्थरों से बंद हो गया। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अचानक दाईं ओर वाले रास्ते से किसी लड़की के रोने की आवाज आई और बाईं ओर वाले रास्ते से एक आदमी की हंसी। आरोही ने धीमे स्वर में कहा, हमें क्या करना चाहिए? आरव कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने कहा, हम अलग नहीं होंगे। जो भी होगा साथ होगा। तीनों ने दाईं ओर का रास्ता चुना। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रोने की आवाज और साफ होती गई। आखिरकार वे एक छोटे से कमरे तक पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। जैसे ही आरव एक कदम आगे बढ़ा, वह व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, 10 साल बाद मिले हो आरव। आरव की सांसें थम गईं। तुम? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की नजर उस रहस्यमयी व्यक्ति पर टिकी थी। टॉर्च की हल्की रोशनी उसके चेहरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन वह अभी भी छाया में खड़ा था। कुछ पल बाद वह व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा। उसने धीरे धीरे अपना काला हुड हटाया। आरव की आंखें फैल गईं। विक्रम! कबीर हैरान रह गया। सर, आप इसे जानते हैं? आरव ने गहरी सांस ली। यह मेरे पिता की कंपनी का सिक्योरिटी हेड था। 10 साल पहले अन्या के गायब होने के बाद यह भी अचानक लापता हो गया था। विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इतने साल बाद भी तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, आरव। आरोही ने आगे बढ़कर पूछा। अगर आप सब जानते हैं तो बताइए, अन्या कहाँ है? विक्रम कुछ क्षण चुप रहा। फिर बोला, अगर मैं अभी सब बता दूं तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। आरव ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरी बहन कहाँ है? विक्रम ने बिना डरे जवाब दिया। वह जिंदा है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आरव के हाथ ढीले पड़ गए। उसकी आंखों में उम्मीद और डर एक साथ दिखाई दे रहे थे। अगर वह जिंदा है तो मेरे पास क्यों नहीं है? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। क्योंकि जिस दिन वह गायब हुई थी वह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, वह एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत थी। और उस साजिश में तुम्हारे अपने लोग भी शामिल थे। क्या मतलब? सच जानना चाहते हो तो पहले अपने परिवार के पुराने बंगले में जाओ। वहां लाइब्रेरी की तीसरी अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा है। वहीं तुम्हें पहला असली सबूत मिलेगा। इतना कहकर विक्रम पीछे हट गया। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई, विक्रम गायब था। उसकी जगह जमीन पर एक पुरानी चाबी पड़ी थी। आरव ने चाबी उठाई। उस पर खुदा था S17। कबीर ने कहा। सर, लगता है यह उसी गुप्त कमरे की चाबी है। आरव ने चाबी अपनी मुट्ठी में कस ली। अब सच बहुत दूर नहीं है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सुरंग के बाहर खड़ा एक नकाबपोश व्यक्ति उनकी हर बात सुन चुका था। उसने फोन मिलाया और सिर्फ एक वाक्य कहा। आरव को गुप्त कमरे तक पहुंचने मत देना। चाहे कुछ भी करना पड़े। उधर पुराने सिंह बंगले में लाइब्रेरी की तीसरी अलमारी के पीछे किसी ने अभी अभी अंदर से हल्की सी दस्तक दी। ठक ठक ठक। क्या उस गुप्त कमरे में सचमुच कोई मौजूद था? रात के लगभग 10:30 बजे आरव की काली कार शहर की सुनसान सड़कों को पार करती हुई पुराने सिंह बंगले के सामने आकर रुकी। यह वही बंगला था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। 10 साल से इस बंगले में कोई नहीं रहता था। ऊंची ऊंची दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और हवा में उड़ते सूखे पत्ते, पूरा माहौल किसी रहस्य से भरा हुआ था। आरोही ने बंगले की ओर देखा और धीमे से पूछा, क्या आप यहाँ आखिरी बार अन्या के गायब होने से पहले आए थे? आरव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, उस दिन के बाद मैंने इस जगह की ओर कभी पलटकर नहीं देखा। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। कबीर ने गेट खोला। तीनों धीरे धीरे बंगले के अंदर दाखिल हुए। मुख्य हॉल में चारों ओर सफेद चादरों से ढका पुराना फर्नीचर था। दीवार पर आरव के माता पिता की तस्वीर टंगी थी। आरव कुछ पल उनके सामने खड़ा रहा। उसने मन ही मन कहा, आज मैं सच लेकर ही जाऊंगा। तीनों लाइब्रेरी में पहुंचे। कमरे में सैकड़ों पुरानी किताबें थीं। आरव ने तीसरी अलमारी के सामने जाकर S17 वाली चाबी निकाली। चाबी ताले में घुमाई। टक। अलमारी धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगी। उसके पीछे पत्थर की एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। आरोही ने टॉर्च जलाई। तीनों सावधानी से नीचे उतरने लगे।
नीचे एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर एक लिफाफा रखा था। आरव ने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी। लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम सच के बहुत करीब हो। लेकिन याद रखना, जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, सर, ऊपर कोई है। आरव ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। बाहर किसी ने धीमी आवाज में कहा, आरव, मुझे पता है तुम अंदर हो। आवाज सुनते ही आरव का चेहरा सख्त हो गया। वह आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी थी। लेकिन क्या वह दोस्त था या दुश्मन?